मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, मेरी ज़मीन या मेरी एजुकेशन। मैं ज़मीन हूँ, मैं पैसा हूँ, मैं काम हूँ, नहीं। तो एक एक वक्त के लिए अगर इस चीज को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? अगर मेरा को हटा दिया जाए तो क्या बचा? सिर्फ मैं पूरा शरीर। और उस मैं को जानना, उस मैं को समझना, वही आत्मनिरीक्षण बोल सकते हैं या आत्म साक्षात्कार बोल सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होता है? यहां जितने भी बैठे हैं हम सब सेल्फ रियलाइज्ड ही हैं। अध्यात्म की नजर में अगर हम उसको कहें कि हम अपनी आत्मा को जानते हैं, हम अपनी आत्म, एक शब्द में उसका एक मीनिंग छुपा है कि आत्म साक्षात्कार। आत्मा यानी आप, जो आपका नाम नहीं है, जो आप एक्चुअल में हैं, उसको हम आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं, खुद से मिलना। लेकिन अगर आप अपने काम को जानते हैं, अगर आपने अपना एक गोल डिसाइड करके रखा है कि आपको क्या बनना है, क्यों बनना है, जो आप बनने के लिए यहाँ पर आए हैं वो बन के आप क्या करेंगे, तो आपको अपने काम के बारे में, अपनी हर एक चीज़ के बारे में पता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ को जानने के लिए। देखिए यहाँ हम जितने भी हैं सब अपना अपना काम करने के लिए ही आए हैं। किसी का काम छोटा है, किसी का काम बड़ा है। तो सेल्फ की जर्नी, जब हम खुद की जर्नी की बात करते हैं, अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैं 16 साल का था। उस वक्त मेरे जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला आदमी हूं या पूजा पाठ करता था तो चलो किसी गुरु के पास चले गए और ऐसा कुछ हो गया, नहीं। देखो इस दुनिया में जो प्रेम है ना, प्रेम आप खुद तय नहीं करते कि आप किसके साथ प्रेम करेंगे। प्रेम आपको उसके साथ ही होगा जब जीवन में आपको कोई आइडल मिलता है ना, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, आप उससे प्रेम करने लगते हैं। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जब सामने वाले की आपको अच्छी लग जाती है तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। गुरु भी जीवन में उस तरह ही आता है। गुरु यानी क्या? जो आपको ये बताए कि बेटा इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से जाओ, वो आपके लिए सही है। गुरु अध्यात्म की नजर में अगर देखा जाए तो गुरु वो है जो आपके आने वाले कल को जानता है, जो आने वाले पल को जानता है कि आने वाला पल कैसा है। जब उसको पता रहेगा कि आने वाला पल या ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, तो वो आपको बताता है कि आप इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से चले जाइए। फिर अपने जीवन में आप अनुभव करते हैं और अनुभव का स्वाद ऐसा होता है। अब सोचिए, अगर आप आंख बंद करके यहाँ पर बैठे हैं और आप कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि बड़ी सोचने की बात है, विज्ञान सिर्फ उस पर विश्वास करता है जो सामने है, जिसको देख पाता है। अध्यात्म की नजर उस पर विश्वास करती है जिसको हम इन नजरों से नहीं देख पाते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। और अध्यात्म का अर्थ क्या है? अध्यात्म ये नहीं है कि मैंने ये गाउन पहना है या ये कपड़े पहन के आ गया, टिका लगा के आ गया, ये होना आध्यात्मिक नहीं है। अध्यात्म वो इंसान है जो मानवता को जानता है। धर्म क्या है? धर्म तो मानवता है। मानव, आप किसी भी धर्म से जब जुड़ते हैं, उस धर्म से पहले आप क्या हैं? आप क्या बन के आए थे? एक मनुष्य, एक मानव। और मानवता के धर्म को भूल करके हम बाकी चीजों की तरफ लग जाते हैं उनको संभालने के लिए। लेकिन जब मानवता ही समझ नहीं आएगी तो दूसरी चीजें कैसे समझ में आएंगी? इसीलिए
बहुत जरूरी है कि हम अपने पहले धर्म को समझे, वो है ह्यूमैनिटी, मानवता। उसको समझें, उसको जानें, फिर आगे किसी और चीज के ऊपर बात करें, काम करें। क्योंकि बिना खुद को देखे या बिना खुद को जाने किसी भी चीज को जानना और समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं का जवाब, अहम का जवाब, अपनी खुद की जर्नी कहीं लिखी होती तो हम आज भी ये सवाल पूछते नहीं कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, क्योंकि इसका जवाब कहीं से आता नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मतलब अपने बारे में अगर आप पूछेंगे कि हम कौन हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप तो ब्रह्म के समान हैं, आप ईश्वर हैं। तो ऐसा कोई नया जवाब मैंने आपको नहीं दिया जो आप सुनना चाहते थे। आपको पता ही है, आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा ही होगा कि आप क्या हैं, आप अच्छा काम करने के लिए आए हैं। लेकिन एक बड़ी सोचने की बात है, अगर सवाल आपसे आया है तो जवाब भी आपसे ही आएगा। तो वो जवाब कैसे आएगा? जब आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस कैसे होता है? उसका ध्यान एक मार्ग है। खुद की जर्नी को, खुद को समझने के लिए ध्यान एक सबसे सरल मार्ग है। देखिए, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान आखिर होता क्या है? ध्यान की 3 स्टेज हैं। पहली, मन से कहीं भी पहुंचना। अब आप सब अपने अपने घर के बारे में सोचिए, तो अब आप सबको पता है आपका घर कैसा है, आपका कमरा कौन सा है, आपके माता पिता कैसे हैं। तो आपका मन यहीं बैठ करके उनको देख सकता है। आप देख सकते हैं कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं। दूसरी गति है, दूसरी जो स्टेज है, उसको कहते हैं कि आत्मा की गति से कहीं पहुंचना, जिसको कहते हैं कि जब आपकी आत्मा ध्यान में किसी के पास्ट और किसी के फ्यूचर में जा सकती है। और तीसरी, शरीर की गति से कहीं भी पहुंचना, यानी आप अपने शरीर से ही कहीं भी पहुंच सकते हैं। ध्यान एक ऐसी शक्ति है, ध्यान एक ऐसी क्रिया है, लेकिन इन तीनों स्टेज को पार करने के लिए आपको 51 स्टेप्स पार करने पड़ते हैं। और 51 स्टेप्स में आपको 111 सांसें जो हैं, 111 सांसों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपने देखा होगा, जब भी हम कभी योग करते हैं, तब हम अनुलोम विलोम करते हैं। देखा, सब जानते हैं ना अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, इधर से उधर से। इस अनुलोम विलोम में 2 नाड़ियां हैं, जिसको कहते हैं इंगला और पिंगला। ये इंगला है और ये पिंगला है। यानी आपका जो लेफ्ट साइड है, और जो लेफ्ट साइड है वो फीमेल एनर्जी जो है। देखो, हर किसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही एनर्जी रहती है। ये हमेशा हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई, जिसकी भी उत्पत्ति हुई है, जो भी पैदा हुआ है, जो भी बच्चा है, जो भी पैदा होता है, वो बिना मेल और फीमेल की एनर्जी के बिना पैदा नहीं हो सकता। उसमें माता और पिता दोनों की शक्ति जब उपयोग होती है तो एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, जिसको हम शरीर कहते हैं। फीमेल कौन है? फीमेल पावर क्या है? आपकी श्वास, आपकी प्राण शक्ति। मेल कौन सा है? जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके अंदर एक जोश होता है ना किसी काम को करने के लिए, आपका बल। अगर आप जैसे अगर हम अपनी बहुत सारे योद्धा हैं, ऋषि मुनियों की बात की जाए, योद्धाओं की बात की जाए, राजा महाराजाओं की बात की जाए, तो वो उनका जो मेल पार्ट जिसको कह सकते हैं कि वो जो आपकी ऊर्जा है, शक्ति है आपके अंदर,
उसको मेल पार्ट कहा जाता है। लेकिन जो फीमेल है उसको प्राण शक्ति, हीलिंग पावर जिसको बोलते हैं, किसी को हील करना। तो जिस इंसान के अंदर उसकी प्राण शक्ति, उसकी हीलिंग एनर्जी जब एक्टिव होती है तो वो बहुत अच्छा हीलर बन सकता है, क्योंकि जितनी प्राण शक्ति ऊर्जा उसके अंदर होगी वो उतना ही अच्छा हीलर होता है। और हीलर जो रहते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई क्रिया करेगा, उसको टच करेगा या कुछ भी उसके साथ करेगा तो उससे वो एनर्जी, उससे ही वो चीज ठीक होती है। नहीं, कई बार कुछ लोगों के साथ बात करने से भी आपको अच्छा लगता है। बहुत बार ऐसा होगा ना, आपके दोस्त होंगे कोई कि किसी के साथ बात करने से आपको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि वो अच्छे भी हैं लेकिन उनके साथ आपको बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी एनर्जीज उनके साथ जब मैच नहीं होती तब ऐसा होता है। तो जो हीलिंग एनर्जी जो होती है वो आपकी फीमेल एनर्जी है, जिसको स्त्री ऊर्जा कहा जाता है। तो जब ये दो शक्तियां जब हमारे शरीर में बहती हैं, इंगला यानी चंद्र नाड़ी भी कहता है उसको, जो कि ठंडी है। पिंगला यानी सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, जो कि गर्म ऊर्जा है। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो हमारे जो मूलाधार चक्र है उसके मध्य में रहती है। मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रधार चक्र, हमारे 7 चक्रों तक जो जाती है। जो इंसान अपने इस सांसों के ऊपर प्रैक्टिस करता है, क्योंकि देखिए सोचने की बात है, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसकी वजह से आप हैं, वो है आपके श्वास। अगर सांसें चल रही हैं तो आप जीवित हैं, अगर सांसें रुक गई तो कुछ नहीं बचता है, आप मृत्यु हो गई। इसीलिए देखो, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ध्यान में, आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करने के लिए देखिए 3 प्रैक्टिस होती हैं उसमें। एक छोटी सी टेक्निक्स है जिसको मैं आपको बता सकता हूं। करना और ना करना वो आपका विषय है कि आप उसको करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं वही बात कर सकता हूं जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया हो। मैं वो चीज आपको नहीं बता सकता जिसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं और जिसको मैं जानता नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि जिसको मैं जानता नहीं वो गलत है, या जिस 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 रास्ते पर मैं चलकर नहीं आया वो गलत है। ऐसा नहीं होता। हम सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। अगर आप इन सांसों के इन 3 प्रैक्टिस को अगर आप करेंगे तो आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। क्योंकि देखिए, सांसों के ऊपर बहुत बहुत बड़ी बात है। जिस आप योगी से किसी से मिलते हैं, किसी भी योगी से मिलेंगे, किसी गुरु से मिलेंगे, तो आपको अलग से एक शांति का अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी सांसें जितनी धीमी होंगी आप उतने ऊपर उठेंगे। आपकी सांसें कभी कभी देखिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी सांसें कितनी तेज चलने लगती हैं। आप फास्ट फास्ट जो है वो सांस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप में क्रोध बढ़ता है तब आप खुद नहीं जानते कि आपकी सिचुएशन कैसी होती है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा आने के बाद हम पागल जैसे हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि हमारे अंदर पशु जैसे जागता है ना, तब हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो क्रोध के रूप में बाहर आती है। लेकिन इंसान के अंदर उसकी सांसें जो है जितनी सामान्य होंगी, जितनी उसकी सांसें निमन जिसको बोल सकते हैं धीमी धीमी होंगी, इंसान उतना ही भीतर से काम महसूस करता है,
वो कैसे होगा? आप 3 प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब रात को, नहीं रात की बात नहीं, कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो ध्यान जो है वो सुबह और शाम को किया जाए, रात को किया जाए तो सबसे अच्छा होता है। आप एक जगह लेट जाएंगे, एक किताब लेंगे, उस किताब को अपनी नाभि पर रखिए और कोशिश कीजिए कि आप सांस जो है वो नाभि से ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये कोई एक इस तरीके से आपको ध्यान करना, नहीं। सांसों को किस प्रकार से हमको प्रैक्टिस में लेके आना है, इसीलिए पहले सीधा लेट जाइए। आपके जो दोनों हाथ हैं उनको आप पीछे ऐसे करके लेट सकते हैं और उसके बाद अपने पेट के ऊपर एक किताब रखिए और कोशिश कीजिए कि उस किताब को आप नाभि से ऊपर उठाएं। जैसे सांस लेते हैं ना, पेट में सांस भरते हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं, धीरे धीरे उसको सांस लेते हैं, उसको वैसे उठाने की कोशिश कीजिए। दूसरा स्टेप, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि तीनों आपको एक साथ करने हैं। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सांस को रोक सकते हैं, आप नाभि से सांस ले सकते हैं, नाभि तक लेके जाइए उसको। दूसरा, आप खड़े हो जाइए एक दीवार के साथ, लेकिन दीवार के साथ और जो दीवार है और आप जो है उसमें इतना डिस्टेंस होना चाहिए, आपको उसके साथ टच नहीं करना है। और आपके हाथ को ऐसा ऊपर उठाइए, जितना ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, और आपकी सांस को आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को ज्वाइंट करना है। अब आप ये सोचेंगे कैसे हो सकता है, आप सांस लेकर के देखिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सांस, मैंने जब कहा कि आप किताब अपने पेट पर रखिए और उसको उठाइए, उसके बाद जब हम नॉर्मल सांस रोकते हैं तो हमें यहाँ महसूस होता है कि हम सांस रोक सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप फर्स्ट स्टेप को प्रैक्टिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप यहाँ और यहाँ, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। पहले यहाँ भरिए, फिर वहाँ भरिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़िए। और उसमें से तीसरा स्टेप जो है, सांस को एक लय के साथ लेना। जब आप 2 प्रैक्टिस करते हैं, पहला यहां से, फिर आप छाती से जब यहां रोकते हैं सांस को, तब आप देख सकते हैं कि आपकी सांस की जो लय है वो इस प्रकार बहती है। इसको एक लयबद्ध लेकर के जाइए, क्योंकि जब ये सांस इस प्रैक्टिस में बहती है, इस तरीके से बहेगी, तब आप अपने आप देखेंगे ये जो आज के समय में एंग्जाइटी जिसको कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हमको एंग्जाइटी हो रही है, क्यों? तो मैं ऐसे बच्चों से मिला भी हूँ और मेरे खुद के ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे हैं कि ऐसे बच्चे उस चीज़ से बाहर निकले भी हैं जो काफ़ी टाइम से डिप्रेशन की दवाई खाते थे। कुछ नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं किया उनको, मैंने सिर्फ उनके साथ बात किया, उनको एक टेक्निक समझाई कि आप इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं, और वो बच्चे बाहर आते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी हैं ऐसे जो अब उस चीज़ में अपने आप को ठीक महसूस करते हैं कि नहीं, हम फ्री महसूस कर रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखो, 1 घंटे का समय है बोलने के लिए, 1 घंटे में आप बीच में कुछ बोर भी हो रहे होंगे, 1 घंटे में आप उस चीज़ को समझ नहीं जाएंगे जो चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ समझने के लिए समय लगता है, और जो इंसान किसी चीज़ को समझना चाहता है, उस इंसान को सबसे पहले अपने सेल्फ ईगो से ऊपर उठना पड़ता है कि मैं जानता हूँ। उस शून्यता तक आना पड़ता है, जहां उसको ये एक्सपीरियंस हो जाए कि वो कुछ नहीं जानता। एक छोटी सी मैं आपको एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताता हूँ।
2 साल पहले मैंने एक यात्रा की। वो यात्रा 250 किलोमीटर पैदल चलने की थी और उसमें मैं ऋषिकेश से केदारनाथ तक पैदल गया। जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। दिन में 25 से 30 किलोमीटर, कभी कभी 40-45 किलोमीटर भी चले। मेरे साथ एक दीदी थे जिनको चलने के लिए बहुत मुश्किल था। सब जानते हैं कि वो, उनको डॉक्टर ने कहा था कि उनका नी रिप्लेसमेंट होना, वो चल नहीं सकते, वो यहाँ से वहाँ वॉक नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबा जी मुझे आपके साथ यात्रा में आना है। तो मैं पहले हंसा उनको, ऐसे ही मजाक। मैंने कहा आप कैसे यात्रा करोगे, आपको तो गाड़ी में चलना पड़ेगा, आप नहीं चल सकते। तो मैं उनको ऐसे ही छेड़ रहा था। तो वो बहुत मायूस हो गए, उनको लगा कि नहीं मुझे जाना है। मैंने कहा तो फिर जाना है तो फिर ठीक है, तैयारी रखो। ये एक बहुत बड़ी बात है, चैलेंज है। या ये भी हो सकता है कि आप किसी की बीमारी के साथ खेल रहे हैं। नहीं, मैंने ऋषिकेश में थे हम, सुबह हमें चलना था तो शाम को हम बैठे थे एक जगह, वो मेरे पास आए क्योंकि 5 मिनट बात करना है। मैं कहा ठीक है बोलिए। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है क्या मैं चल सकती हूँ? मैं कहा बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, आप चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लग नहीं रहा मुझे। मैं कहा आप बिल्कुल फ्री रहिए, जब आपको लगेगा कि आप नहीं चल सकते हैं तो आप गाड़ी में बैठ जाइए, क्योंकि हमारे साथ 2 गाड़ियाँ भी रहती हैं ना, खाना भी खाना है तो उसमें सारा इंतज़ाम रहता है। लेकिन इतना अच्छा रहा कि वो मेरे साथ पूरा 250 किलोमीटर तक पैदल चल के गए, कदम से कदम मिला के। तो एक सेकंड, जो 15 दिन हमारे थे, उन 15 दिनों में मैंने उनसे एक ही बात कही कि देखो सिर्फ खुद पर विश्वास रखना, बस खुद पर विश्वास रखना कि आप ये कर सकते हैं। आप बीमार हैं, आप सोचिए मत, अगर बीमार हो जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, आप चिंता मत करिए। लेकिन वो चले गए, और 250 किलोमीटर ही नहीं, वो मेरे साथ 500 किलोमीटर पैदल गए हैं। तो 500 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आप तो अच्छे से चल रहे हैं, क्या हुआ? हाँ ठीक है। उन्होंने उनका टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि उनके दोनों घुटने ठीक हो चुके थे, अब वो बिल्कुल अच्छे से वॉक करते हैं, कुछ नहीं हुआ। कई बार आदमी भ्रम की स्थिति में चला जाता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर कोई सामने वाला आपसे कह दे कि तू पागल है तो आप मानोगे नहीं, लेकिन 10 लोग जब आकर के आपको एक ही चीज बोले तू पागल है, तो 10 लोगों को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, कहीं सच में आप पागल तो नहीं हो गए। जब आपसे कोई ये कह दे कि आप नहीं चल सकते, सुबह उठते आपको स्पेशल फील कराया जाए कि नहीं आप बैठ जाइए, आप ये काम मत करिए, आपको तकलीफ हो जाएगी, तो आदमी सोचने लगता है कि आदमी सच में क्या पता कितना बीमार है जो कर नहीं सकता। देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी तकलीफें भी होती हैं जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको हम अपने यहाँ से क्रिएट करते हैं। जब 50 लोग एक ही बात आपसे कहेंगे, तब अपने आप आपके दिमाग में वो चीज आने लगेगी। एक बच्चा जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, हर हफ्ते मिलने के लिए आता था, लेकिन बीच में आना बंद कर दिया। 6-7 मंथ्स वो नहीं आया। जब आया तो मैंने उसको देखा कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। तो क्या हो गया तेरे को? तो वो बात नहीं कर रहा था। उसके पापा ने कहा कि ये तो डिप्रेशन में है, बस अभी दवाई खाता है, सोता है, कुछ नहीं करता। डिप्रेशन में कैसे, क्या हो गया है इसको? मैंने उसका वैसे बात करो आप खुल के। जब वो बच्चा खुल के बात किया, रोया थोड़ी देर, मैंने कहा जितना रोना रो लो, 10 मिनट 15 मिनट रोया रोया रोया। रोने के बाद
इससे मैंने एक ही चीज़ बोली, तुम डिप्रेशन में नहीं हो। किसने कहा? बोलते सब बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में लगता हूँ। फिर डॉक्टर के पास जाके दवाई खाया, मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन जब उसने किसी से सुना कि वो सच में डिप्रेशन में नहीं है, तो वो उस चीज़ से बाहर निकला। आज वो अच्छे से जॉब करता है, कुछ डिप्रेशन में नहीं है, ना कोई दवाई खा रहा है। आप सोचिए कि शरीर, इंसान के अंदर ध्यान करने से उसके अंदर की इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है कि वो किसी को भी इस चीज से बाहर निकाल सकता है। और बाहर निकलने के लिए आपको खुद को तो कोशिश करनी पड़ती है। आज के आने वाले टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, जिसको कह सकते हैं हम मेंटल हेल्थ। हमारा दिमाग को हमको कैसे शांत करना है। इस परिवार में 10 लोग रहते हैं, लेकिन 10 लोग की जिम्मेदारियां एक इंसान के लिए 10 के 10 भी काम कर लेंगे तो भी वो सेटिस्फेक्शन अंदर से कभी आती नहीं है, वो खुशी। क्योंकि एक बात याद रखिए, ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। और इस लाइफ को आपको कैसे जीना है, ऐसा नहीं कि आपको ध्यान ही करना है, आपको इसी रास्ते पे चलना है, नहीं। आप जिस भी रास्ते पे हैं, जिस भी वजह से हैं, यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, ये बनने के लिए, इसको सही तरीके से चलने के लिए हमको अपनी लाइफ में क्या करना है, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, तो अच्छा होगा। भी आपको कुछ पूछना है किसी को? टाइम